नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ अब तक के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की सुर्खियों के साथ। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को बताया एकता का महाकुंभ। कहा, हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं कोई भेदभाव और जातिवाद नहीं। स्पेस डॉकिंग के लिए पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों के योगदान को सराहा। कहा, ये तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए महत्वपूर्ण। सैफ अली खान पर हमले का मुंबई पुलिस ने किया खुलासा। कहा, अभिनेता पर शरीफुल इस्लाम शहजाद नामी व्यक्ति ने किया हमला। आरोपी के बांग्लादेशी होने का शक। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे को कारण यातायात प्रभावित। विभिन्न स्टेशन से चलने वाली 41 ट्रेनों के परिचालन में देरी। खो खो विश्व कप के फाइनल में पहुंची भारत की पुरुष और महिला टीम। दोनों वर्गों में आज नेपाल से होगी खिताबी भिड़ंत। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 118वीं कड़ी में कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और बीते दशकों में संवैधानिक संस्थानों के कारण लोकतंत्र और सशक्त और समृद्ध हुआ है। साथ ही संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर संविधान निर्माताओं को याद करते हुए पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। संविधान हमारा मार्गदर्शक है। देश के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान निर्माताओं ने विविधता से भरे देश के लिए समान कानून बनाने के लिए लंबी और गहन चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सभा के दौरान हुई चर्चा का जिक्र करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों को सुनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जहां परस्पर सहयोग पर जोर दिया था, वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मानवीय मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता की बात कही थी। चर्चा के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अवसरों की समानता का विषय उठाया था। संविधान लागू होने के महत्वपूर्ण पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संविधान निर्माताओं की विचारों से प्रेरणा लेकर भारत के निर्माण का आह्वान किया, जिस पर संविधान निर्माताओं को गर्व हो। इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। संविधान सभा के दौरान अनेक विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई। वो चर्चाएं संविधान सभा के सदस्यों के विचार, उनकी वो वाणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। हम देशवासी को इन विचारों से प्रेरणा लेकर ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करना है जिस पर हमारे संविधान निर्माताओं को भी गर्व हो। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 फरवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग ने अब तक निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाकर देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त करने का आह्वान किया है। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बीते दशकों में भी देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा जिसने समय समय पर हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। आयोग ने जनशक्ति को और शक्ति देने के लिए
तकनीकी शक्ति का उपयोग किया। मैं चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के उनके कमिटमेंट के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र की गौरव यात्रा के महत्वपूर्ण मौके पर देशवासियों से विकसित भारत के संकल्प को आगे लेकर बढ़ने को कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देशवासी अपने काम से भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। पीएम ने कहा कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं कोई भेदभाव और जातिवाद नहीं है। वहीं अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें विकास के साथ विरासत को सहेजते हुए उससे प्रेरणा लेना है। प्रयागराज में दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि कुंभ का आयोजन पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। उत्तर से दक्षिण तक मनाए जाने वाले कुंभ का आयोजन प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होता है। पवित्र नदियों से जुड़ी मान्यताओं कुंभ, पुष्करम और गंगा सागर मेला का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पर्व सामाजिक मेलजोल को, सद्भाव को, एकता को बढ़ाने वाले पर्व हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुंभ की वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब, अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हमें विरासत को सहेजना है। हमने पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व की पहली वर्षगांठ मनाई है। इस साल पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को पड़ी थी। इस दिन लाखों राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद दिया। प्राण प्रतिष्ठा की ये द्वादशी भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनः प्रतिष्ठा की द्वादशी है। इसलिए पौष शुक्ल द्वादशी का ये दिन एक तरह से प्रतिष्ठा द्वादशी का दिन भी बन गया है। हमें विकास के रास्ते पर चलते हुए ऐसे ही अपनी विरासत को भी सहेजना है, उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी का अपने कार्यकाल में विकास के साथ विरासत को संरक्षित करने पर जोर रहा है। विरासत पर गर्व करने के साथ साथ इसे सुरक्षित और संरक्षित करने के साथ ही जनमानस के बीच पहुंचाने की भी आवश्यकता पर जोर दिया। आज देश गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसी भी देश के निर्माण में युवा शक्ति की अहम भूमिका होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज के युवा नए नए नवाचार कर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के छोटे छोटे शहरों में आ रहे स्टार्टअप देश को विकसित बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
भारत की युवा शक्ति देश में काफी परिवर्तन लाने का काम कर रही है। देश की युवा शक्ति के सपने काफी बड़े हैं और केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के सपने को साकार करने के लिए उनके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पूरा दिन युवाओं के साथ बिताया था। युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टार्टअप, संस्कृति, महिला, बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों को लेकर अपने विचार साझा किए। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होना चाहता है। इस दिशा में काफी प्रयास किए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मुझे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। यहाँ मैंने देश के कोने कोने से आए युवा साथियों के साथ अपना पूरा दिन बिताया। युवाओं ने स्टार्टअप्स, कल्चर, विमेन, यूथ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सेक्टर्स को लेकर अपने आइडियाज शेयर किए। यह कार्यक्रम मेरे लिए बहुत यादगार रहा। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम को 9 साल पूरे हो चुके हैं। युवाओं ने पिछले 1 दशक में नए स्टार्टअप के जरिए देश में काफी बदलाव लाने का काम किया है। अब स्टार्टअप केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गए हैं। ये स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में तेजी से सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन स्टार्टअप में महिला शक्ति भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। छोटे शहरों के स्टार्टअप्स में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं। जब यह सुनने को मिलता है कि अंबाला, हिसार, कांगड़ा, चेंगलपट्टू, बिलासपुर, ग्वालियर और वाशिम जैसे शहर स्टार्टअप्स के सेंटर बन रहे हैं तो मन आनंद से भर जाता है। नागालैंड जैसे राज्य में पिछले साल स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। वेस्ट मैनेजमेंट, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स ऐसे सेक्टर हैं जिनसे जुड़े स्टार्टअप सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। ये कन्वेंशनल सेक्टर्स नहीं है, लेकिन हमारे युवा साथी भी तो कन्वेंशनल से आगे की सोच रखते हैं, इसलिए उन्हें सफलता भी मिल रही है। आज से 1 दशक पहले स्टार्टअप की बात को लेकर युवाओं को तरह तरह के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन स्थिति काफी बदली है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं का आह्वान करते हुए उन्हें नए अवसरों का लाभ उठाने को कहा है। साथ ही कहा कि युवा अगर खुद पर विश्वास रखेंगे तो उनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी और भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं अन्य खबरों का। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी से पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान पुलिस ने आरोपी और घटना को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी का मुख्य नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। आरोपी के पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं है और उसके बांग्लादेशी होने का शक है। जांच में आरोपी के बांग्लादेशी होने के सबूत भी मिले हैं। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी ने भारत आने के बाद अपनी पहचान बदली और अपना नाम बदलकर विजय दास रख लिया। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी की है, लेकिन विधानसभा की सभी 70 सीटों पर चुनावी मुकाबला स्पष्ट है और प्रचार जोरों पर। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए चुनावी रणनीतियों पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और विचार साझा करेंगे। वहीं दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की कार पर हुए कथित हमले के मामले में राजनीति तेज हो गई है। नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल से पूछा कि गाड़ी, बंगला और सिक्योरिटी नहीं लेने की बात कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री 400 पुलिसकर्मी लेकर क्यों चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, आज उनके साथ में 50 गाड़ियां चलती हैं और 50 गाड़ियों में 400 पुलिस के लोग चलते हैं। 400 पुलिस चलती है और वो 400 में से 350 पुलिस के लोग सारे पंजाब से आए हुए, पंजाब पुलिस के लोग हैं। सबके पास AK-47 है। और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दावा किया कि केजरीवाल की कार ने 3 स्थानीय मतदाताओं को टक्कर मारी है। इस मामले में केजरीवाल और उनकी पार्टी झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा मुंडका गांव से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा हरियाणा से गुंडे आए हुए। जब उनको पता लगा तीनों के तीनों लड़के ही यहीं के स्थानीय वोटर हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम था, तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाया कि जब जनता से बात नहीं कर सकते तो किस लिए आम आदमी से जुड़े होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि घटना से जुड़े वीडियो को वे चुनाव आयोग और पुलिस को देंगे ताकि इस मामले में सही स्थिति स्पष्ट हो सके। ये कहना कि लोकल जो वहां के स्थानीय युवक हैं वो सारे गुंडे हैं, ये पूरा वीडियो मैं इलेक्शन कमीशन को दिया है, यहाँ पे पुलिस को दिया है। किसी और की गाड़ी नहीं, खुद की गाड़ी चढ़ा दी है दिल्ली के लोगों के ऊपर। इस आदमी को शर्म नहीं, इतना अहंकार हो गया है, इस आदमी के अंदर इतना घमंड हो गया है सत्ता का कि ये अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर इसको चाहिए था लोगों से बात करना कि क्या आपकी समस्या है, क्या बात है। अगर जनता के साथ में तुम उनसे बात नहीं कर सकते तो ये काहे का आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बना है दिल्ली में। और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ जुट गई है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना और जनता से वोट देने की अपील की। और अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। लखनऊ में इटली से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रयागराज महाकुंभ से लौटी महिलाओं ने मुख्यमंत्री के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ किया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दयादरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदीप चित्तिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि
जदा भुजंग पिंगल स्फुरत्तनामनि प्रभाकरं कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदन्त सिन्दूर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॐ नमः शिवाय। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु और पर्यटक प्रयागराज आ रहे हैं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर अमृत स्नान के साथ अब तक 7.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए प्रयागराज में उत्तम प्रबंध किए गए हैं। प्रयागराज में 218 होटल, 204 गेस्ट हाउस, 90 धर्मशाला, अरेल में 6000 कैंप की टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। वहीं सभी रेलवे स्टेशनों पर 1 लाख लोगों के आश्रय का प्रबंध भी किया गया है। महाकुंभ मेले में टेंट सिटी त्रिवेणी संगम के पास आरामदायक आवास प्रदान करती है, जो साधारण टेंट से लेकर निजी सुविधाओं से युक्त लग्जरी सेटअप तक उपलब्ध है। यहाँ ठहरने से पर्यटकों को धार्मिक अनुष्ठानों, पवित्र स्नान और आध्यात्मिक आयोजनों तक आसानी से पहुँच मिलती है। साथ ही ये त्योहार के जीवंत वातावरण और सांस्कृतिक विविधता में डूबने का अद्भुत अवसर भी प्रदान करता है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के नागरिक अपने घरों को होमस्टे के रूप में यात्रियों को किराए पर भी दे रहे हैं। ये शहर में रहने के लिए एक और किफायती विकल्प हो सकता है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 केवल आध्यात्मिकता और आस्था का संगम नहीं है, बल्कि यहाँ श्रद्धालुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्टोरेंट भी संचालित हो रहा है। अदानी ग्रुप के बाद अब देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस फाउंडेशन ने सबसे बड़े अखाड़े निरंजनी अखाड़े के साथ क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल ली है। लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन की सेवा देना। निरंजनी अखाड़ा के तत्वाधान में निरंजनी अखाड़े के आचार्य और निरंजनी अखाड़ा हमारे शिविर में करीबन 1 करोड़ लोग भोजन करेंगे, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ है। आज अभी जब हम भोजन पे बैठे थे तो अपने प्रबंधकों से पता लगा कि आज 25,000 के आसपास लोगों ने भोजन किया है। 25,000 के आसपास हमारे शिविर में लोगों ने अंदर और बाहर भोजन किया है। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रमुख शिविर हैं वहाँ अपने यथासंभव यथाशक्ति इस कार्य को किया जा रहा है। और अन्य खबरों की बात करें तो शिमला के कोटखाई में हिरासत में मौत मामले में 1994 बैच के आईपीएस जहूर हैदर जेदी समेत 8 पुलिसकर्मियों को सीबीआई की अदालत ने दोषी पाया है। सभी दोषियों को सजा पर फैसला 27 जनवरी को आएगा। जुलाई 2017 में एक छात्रा लापता हो गई थी। 2 दिन बाद जंगल से उसका शव मिला था। बलात्कार के बाद हत्या के मामले में एसआईटी ने स्थानीय युवक समेत 5 मजदूरों को गिरफ्तार किया, जिनमें नेपाली युवक सूरज भी शामिल था। कोटखाई थाने में हिमाचल प्रदेश पुलिस की हिरासत में सूरज की यातना के कारण मौत हो गई। रुख करते हैं खेल की खबरों की ओर। खो खो विश्व कप के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम का सामना आज नेपाल की टीम से होगा। भारत की पुरुष टीम ने कल खेले गए सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 62-42 से हराया। वहीं भारतीय महिला टीम का भी मुकाबला आज फाइनल में नेपाल से होगा। महिला टीम ने भी कल खेले गए सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 66-16 से हराया। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने 23 जनवरी से मुंबई के एमसीए विकेसी मैदान पर जम्मू कश्मीर के खिलाफ होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में खेलेंगे। रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में इस बात की पुष्टि की है। और आपको बता दें कि अर्जुन पुरस्कार विजेता स्वीटी बुरा का कहना है कि लड़कियों को खेलों में आगे आने के लिए घबराना नहीं चाहिए। वहीं उन्होंने अर्जुन पुरस्कार मिलने पर अपने परिजनों, कोच और तमाम प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया। स्वीटी बुरा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है। तो आपके लिए जो आपकी एक बकेट लिस्ट थी कि क्या क्या आपको हासिल करना है अपने करियर में, इसकी क्या अहमियत रही? जब आपको एक राष्ट्रीय अवार्ड मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मोटिवेटेड महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसे कि एक विशेष की बकेट होती है उसमें से कुछ मेरा पूरा हुआ है। मुक्केबाजी का खेल अगर हम देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें अपने घर में थोड़ा कुछ संघर्ष करना ही पड़ रहा होगा। तो ये जो आपका पुरस्कार है, आपको क्या लगता है कि जो छोटी लड़कियां जो बॉक्सिंग को अपनाना चाहती हैं, कितनी प्रेरणा देगा उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, वो ज़माना चला गया कि मतलब लड़कियां अब पीछे जैसे अभी, हाँ, लेकिन हमारी जनरेशन के और गाँव में काफ़ी अब भी है कि लड़कियां ये सोचती है कि हमें चोट लगेगी और लड़कियों को दबाया भी जाता है। कि फैमिली भी ऐसे होती कि लड़कियों को आगे नहीं भेजना चाहती है। लेकिन अब भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, शहरों में तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है ना, तो आपको बॉक्सिंग करनी है तो चोट तो आपको लगेगी। अगर वो बोलते हैं ना कि शेर लड़ाई में घायल तो होते ही रहते हैं, है ना। तो जब तक घायल ना हो, जब तक स्कार्स ना हो, तो फिर कैसे हम शेर, कैसे हम बॉक्सर्स। आप जब खाते हो ना मार, तो आपके अंदर इतना होना चाहिए कि सामने वाले को भी मैं उससे ज़्यादा मारूं। जब ये जज्बा होता है तो आप कुछ भी प्राप्त कर लेते हो। कि जब जा रहे थे आप अवार्ड रिसीव करने के लिए, काफ़ी इमोशनल हो रहे थे, राष्ट्रपति के पैर भी आपने छुए। हाँ, मैं भावुक हो गई थी और राष्ट्रपति जी के पाँव मैंने इसलिए छुए क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। और आप देखोगे कि जो भी मेरे लिए महिला सम्मानीय होती है, मैं यूजुअली किसी के पाँव नहीं छूती हूँ। जो मेरे लिए, मुझे लगता है मेरे लिए सम्मानीय, जिनके मैं दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं उनके पाँव छूती हूँ। तो मुझे जैसे हमारे मैम राष्ट्रपति जी को देखकर मुझे ऐसा लगा, दैट्स वाई कि मैंने उनके चरण स्पर्श किए। और हमारी भारतीय संस्कृति भी ऐसी है कि हम बड़ों का आशीर्वाद लेते तो उनका पाँव छूकर लेते हैं, तो मैंने भी उनका पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। चलिए, आखिरी सवाल, ये जो आपका पुरस्कार है, किसे आप डेडिकेट करना चाहेंगे? ये मेरा पुरस्कार मैं उस हर एक उस इंसान को जिसने मेरी तरक्की के लिए दुआएं की है, जिसने मेरे लिए हमेशा ये अच्छा सोचा है, पॉजिटिव सोचा है कि हाँ भाई मैं उनके लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। मेरे कोचेज़ को और मेरी मम्मी को, मेरी माँ को कुछ भी नहीं होता तो जब मेरी फैमिली मेरे साथ होती है, तो बिल्कुल सबसे पहले मेरी फैमिली, फिर मेरे फैंस खासकर, क्योंकि सब चीज़ें चली जाती है लेकिन फैंस मेरे को हमेशा मोटिवेट करके रखते हैं। वो फैंस नहीं है, मेरी फैमिली है, और वो जो दुआएं करते हैं उन सब लोगों को मेरा ये अवार्ड डेडिकेटेड है। और प्लीज़ मेरे लिए दुआएं करते रहिए कि मैं ऐसे ही भारत देश का तिरंगा पूरे वर्ल्ड में फहराती रहूं और ऐसे ही अवार्ड जीतती रहूं। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।